जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस क्लास में महाजनपद काल और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पीछे के क्लासेस में आपने देखा होगा कि प्राचीन भारत का जो सिलेबस हमने डिस्कस किया था उसके अंतर्गत फर्स्ट जो चैप्टर था सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा जो था वैदिक सभ्यता, इसका डिस्कस हम किए हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि वैदिक काल उत्तर वैदिक काल तक आते धर्म में जो धर्म था उसमें विभिन्न प्रकार की जातियां बढ़ चुका था जातियों में। तो उसे सुधार लाने के लिए प्राचीन काल में एक धार्मिक आंदोलन हुआ है, जिसे मुख्यतः धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे तो इम्पोर्टेंट दो ही चैप्टर है, बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ आपको पढ़ना है। तो इसका डिस्कस बौद्ध और जैन का इस क्लास के बाद के क्लासेस में किया जाएगा, ठीक है। तो आते हैं महाजनपद काल का उदय कैसे हुआ। अब जैसे जानते हैं कि आर्य समाज जो था वो परस्पर विलीनीकरण संगठित होता गया, जिससे जनपदों का विस्तार होने लगा और जनपदों का विस्तार हुआ और जनपद से महाजनपद बना। और महाजनपदों ने अब छठी ईसा पूर्व राज्य विस्तार करना स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ ही कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन्य धान्य समृद्धि, व्यापार में वृद्धि, ये सब होना स्टार्ट हो गया था। यही कारण है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से भी माना जा सकता है। छठी शताब्दी के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होना स्टार्ट हो गया। लोहा का प्रयोग होने लगा, जिससे अतिरिक्त उपज होने लगा और आर्य जो थे वो संगठित होना स्टार्ट हो गए, एक जगह रहना स्टार्ट हो गए संगठित होकर, और महाजनपद से कन्वर्ट होकर धीरे धीरे जनपद से कन्वर्ट होकर महाजनपद का निर्माण हुआ, ठीक है। लोहे के हथियारों का प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग का शक्ति में भी अपार वृद्धि हुई। इस परिवर्तन के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जो था जनजीवन में दरार जो है परिणामतः हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जनपद महाजनपद में परिवर्तन हो गए। और महाजनपद का उल्लेख जो है 16 महाजनपद था। इसका उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ जो है उसके अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है कि महाजनपद काल का कितना महाजनपद काल है और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अंगुत्तर निकाय में। ये बीपीएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, महावस्तु और जैन ग्रंथ और भगवती सूत्र में मिलता है। इसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ करते थे। 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो साउथ इंडिया में था, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इस 16 महाजनपदों में बज्जी एवं मल्ल के गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक का मतलब है ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण या संघ के द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य
जो बज्जी और मल हुआ करते थे, जबकि शेष जो जनपद थे वहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब होता है इसमें राज्य का अध्यक्ष जो है राजा होता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना हमें मिलती है: चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी और साकेत। इस काल में मगध साम्राज्य की नींव रखा था। ठीक है, आइए जान लेते हैं कि कौन कौन महाजनपद काल था, महाजनपद कौन कौन था और उसका राजधानी क्या था। चूँकि 16 महाजनपद था तो उसके अनुसार देख लेते हैं कि राजधानी कहाँ था। तो काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती अयोध्या फैजाबाद मंडल के पास, अंग का चंपा था भागलपुर एवं मुंगेर, मगध का गिरिब्रज और दक्षिण बिहार में पड़ता है, वज्जी का वैशाली था उत्तरी बिहार में पड़ता है, मल कुशीनगर प्रथम भाग और पावा जो था उसका सेकेंड भाग द्वितीय भाग था, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और देवरिया क्षेत्र इसके अधीन आता है। चेती या छेदी, सोतीवती या सुक्तिमती आधुनिक बुंदेलखंड में है, वत्स को कौशाम्बी इलाहाबाद एवं बांदा के आसपास, पंचाल उत्तरी पंचाल अहिच छत्र रामनगर बरेली एवं दक्षिणी पंचाल काम्पिल फर्रुखाबाद के पास, मत्स्य जो था विराटनगर अलवर भरतपुर जो राजस्थान में है, सूरसेन मथुरा आधुनिक ब्रिज मंडल। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। अस्मक का पोतना पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक, अवंती उत्तरी उज्जैनी दक्षिण महिष्मती और गंधार की तक्षशिला पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान के आसपास, कंबोज का रायपुर हाटक कश्मीर के आसपास, और कुरु का जो था इंद्रप्रस्थ मेरठ तथा दक्षिण पूर्व हरियाणा के आसपास। ठीक है, जो बज्जी संघ की राजधानी थी और इसका गठन जो है 500 ईस्वी पूर्व हुआ था। और 4 शक्तिशाली महाजनपद थे: मगध, कौशल, वत्स और अवंती। इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ से याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्रा जो 221 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगुत्तर निकाय के 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है उसको संक्षिप्त में करते हैं। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल और अंग के ऊपर काशी का अधिकार हुआ करता था और काशी सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था जिसको कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से आपको याद रखना है कि काशी की राजधानी कहाँ थी, तो वाराणसी, और शक्तिशाली राजा कौन थे, तो राजा ब्रह्मदत्त। ठीक है, चलिए कौशल के विषय में जान लीजिए। कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। यह उत्तर राज्य में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ भाग था। ठीक है, अंग के बारे में जान लीजिए। अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी। बुद्ध के समय इस चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरों का नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए भी प्रसिद्ध थी। ये जो पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है वो NCERT के सार जो है यानी कि 6 to 12 NCERT का जो सार है उसका डिस्कस करते हैं। अगर आप ये सही से
स्टडी कर लेते हैं और नोट बना लेते हैं तो आशा करते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम का जो ऑब्जेक्टिव टाइप खास के पेपर कंडक्ट कराता है वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, मगध के बारे में जान लेते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। यह उत्तर भारत का भी सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कहलाता था। ठीक है, चलिए बज्जी के बारे में जान लेते हैं। यह 8 राज्यों का एक संघ था। 1 मिनट। 8 राज्यों का संघ था। इसमें बज्जी के अतिरिक्त वैशाली और लिच्छवी और मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध था। बुद्ध के समय यह सर्वाधिक शक्तिशाली संघ था। मल के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद के क्लास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बौद्ध धर्म और जैन धर्म का डिस्कस किया जाएगा। मल के बारे में जान लेते हैं। बज्जी संघ के समान यह भी एक संघ था जिसका पावा तथा कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। कुश जातक में ओकाक वहाँ के राजा बताया गया है। ठीक है, चेती या चेदी शासक शिशुपाल था जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। चेती जातक में यहाँ एक राजा का नाम उपचर देखने को हमें मिलता है। वत्स के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पैरव वंश का शासन था। जिसका शासक उदयन था। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और बीपीएससी बनाया है कि वत्स जो है उदयन कहाँ का शासक था, तो वत्स का शासक था। पुराणों में उदयन के पिता को परंतप ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। ठीक है, कुरु के बारे में जान लेती है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था। ठीक है, पंचाल के विषय में जानते हैं। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी कंपिल्य थी। ठीक है, मत्स्य को मच्छ भी बोल सकते हैं। यहाँ की राजधानी विराटनगर थी और जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। ठीक है, सूरसेन के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा भी कहते थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र जो बुद्ध के प्रमुख शिष्य में से एक थी। ठीक है, अस्मक के बारे में जानते हैं। अस्मक यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। पुराणों में पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु के बारे में जानते हैं। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती थी। राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे की खानें थी। लोहार इस्पात से उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित किया करते थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत ही सबल और मजबूत था। ठीक है, और यहाँ सबल के लिए स्ट्रॉन्ग का यूज कर सकता है। गंधार शक्तिशाली का भी यूज किया जा सकता है। इसकी राजधानी गंधार की तक्षशिला थी और तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। कंबोज के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी रायपुर अथवा हाटक थी। यह गंधार का पड़ोसी राज्य था। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। ठीक है, अब जान लेते हैं राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। राजतंत्र में एक शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता है, लेकिन गणतंत्र में राजस्व का प्रत्येक कबीलाई
कुलीन का अधिकारी होता था जिसे राजा कहा जाता था, और प्रत्येक राजतंत्र शासक के पास एक नियमित व्यावसायिक सेना होती थी। गणतंत्र शासक में प्रत्येक राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र हुआ करता था। ठीक है। राजतंत्र में ब्राह्मण प्रभावशाली थे, लेकिन प्रारंभिक गणतंत्र में उसके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। गणतंत्र की व्यवस्था में कुलीनों की समिति के अंतर्गत कार्य। ठीक है। और बुद्ध के समय गणतंत्र। बुद्ध काल में 16 जनपदों के अलावा गंगा घाटी के कई गणतंत्रों के अस्तित्व के हमें प्रमाण मिलते हैं। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे, जो इस प्रकार हैं: कपिल वस्तु के शाक्य, सुमारा के भग्य, कुछ अन्य स्रोतों से इसका सुसुभार गिरी एवं सुम गिरी भी मिलता है। ठीक है। अलकप के मूली, केशपुत के कलाम, बुद्ध के गुरु अलार कलाम इसी से संबंध थे। राजग्राम के कोली, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मोरिये। ठीक है, मोरिये, वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज, और मिथिला के विदेह। ठीक है। अब कपिलवस्तु के शाक्य के बारे में जानते हैं कि इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इसमें शाक्य वंशीय सुकृति ने प्रतिस्थापित करवाया हुआ था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य अनेक नगर थे: चातुमा, सामगाम, खोमदुम्स, शिलावती, नगरक, देवदह आदि। शाक्य लोगों अपनी जाति के बाहर अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इन्हीं गणराज्यों में हुआ था। ठीक है। इस गणराज्य का विनाश कौशल नरेश बिट्ठूडभ द्वारा किया गया। ठीक है। आप जानते हैं सुमारा भाग्य ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लिखित भग्र वंश से संबंधित थे। अलकप के बुली के बारे में जानते हैं कि इसकी राजधानी बेतिया वेठ द्वीप थी। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आधुनिक स्थानों में की दृष्टि से यह राज्य बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच में स्थित है। केशपुत के कलाम। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि कलामों का संबंध पंचाल जनपद के कोशियों के साथ था। आचार्य अलार कलाम इसी राज्य से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद आचार्य अलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की थी। रामग्राम के कोलियों की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। कोलिय गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कुशीनारा के मल के बारे में जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्र केतुमल का वंशज कहा गया है। पावा के मल के बारे में जानते हैं। पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था। मल लोग सैनिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे। ठीक है। पिपलीवन के मौर्य। किंवदंती है कि मोरों का प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हें मौर्य कहा में डिस्कस किया जाएगा मौर्य साम्राज्य के बारे में। वैशाली के लिच्छवी, यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ के सर्व प्रमुख था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड नामक स्थान
में स्थित थी। महावग जातक में वैशाली को एक धनी समृद्धशाली धनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था, जहां रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। लिच्छवी के राजा चेटक थे और चेटक की पुत्री चेलना या छलना का विवाह मगध के नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। महावीर की माता त्रिशला की बहन थी। ठीक है, अब मिथिला के विदेह के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध हुए थे। इसकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान में जो है जनकपुर में स्थित है, जो नेपाल में पड़ता है। ठीक है, अब चूँकि महाजनपद से संबंधित जो भी पॉइंट था उसका डिस्कस हम कर लिए हैं, और अब जो है आपको डिस्कस करने जा रहे हैं महाजनपद और मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य का उदय, चलिए रहने देते हैं, इसका डिस्कस हम सेकेंड क्लास में कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा क्लास हो गया है। तो मगध साम्राज्य का उदय और मगध साम्राज्य से संबंधित जो भी पॉइंट है इसका डिस्कस हम इसके सेकेंड वीडियो में करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।